आज हम देखेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट है हिंदी, उसका चैप्टर नंबर 10 ठेस। हमने इसका एक भाग देख लिया था। आज हमको ये दूसरे दिन से शुरू करना था। तो पहले वीडियो में हमने ख़त्म किया था, तो वहाँ पर मजली भाभी श्रीचरण की बातों से निराश हो गई थी। तो जो लेखक की चाची ने फुसफुसाकर कहा था कि मोहर छाप वाली धोती देने से नहीं, मूंगिया लड्डू देने से ऐसी चीज़ बनती है, ऐसे ताना मारते हुए बोला था। और वो इसीलिए बना रहा है क्योंकि बेटी की विदाई के समय उसे रोज़ मिठाई खाने को मिलेगी, ऐसा लेखक की चाची का कहना है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। अभी हम लोग को पता है ना, श्रीचरण बहुत अच्छा कारीगर है। तो वो जो पर्दे बना रहा था ना, चिक यानी पर्दा, तो उसने पहले ही पंक्ति में 7 तारे अलग अलग रंग के उसमें ऐसे बनाए कि देखते ही जैसे लग रहा था कि 7 तारे जगमगा गए हैं, वो भी 7 रंग के। सतभैया तारा। अपने काम में मगन श्रीचरण को खाने पीने की सुध नहीं रहती। सुध यानी उसको होश ही नहीं रहता, इतना वो काम में मगन हो जाता है। चिक की सुतली में पंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ठेला। अभी वो जो चटाई चिक बना रहा था, तो उसने सुतली यानी रस्सी वो जो यूज़ कर रहा था चिक बनाने में, डालते डालते उसकी जो निगाह यानी जो उसकी नज़र है वो कहाँ पड़ी? सूप के ऊपर। सूप होता है ना जिसपे चावल वगैरह ऊपर छोड़ते हैं वो, तो उसके अंदर क्या देखा उसने? चिवड़ा यानी पोहा और गुड़ का एक सूखा ढेला यानी टुकड़ा उसको दिया था खाने के लिए। मैंने लक्ष्य किया। मैंने कौन? लेखक ने। श्रीचरण की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। अभी श्रीचरण खाने का बहुत शौकीन था, तो उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ था। लेकिन जब लेखक ने देखा कि श्रीचरण के पास में चिवड़ा और गुड़ रखा हुआ है, और उसको देखकर जो श्रीचरण है ना, उसने अपनी नाक है ना सुकुड़ ली है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि उसके नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, यानी उसने सुकड़ ली, यानी उसे पसंद नहीं आया। तो ये देखते ही लेखक क्या करते हैं, अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला, माँ आज श्रीचरण को कलेवा किसने दिया है? कलेवा यानी सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट। सिर्फ चिवड़ा और गुड़, यानी खाने में सिर्फ क्या दिया है उसको? चिवड़ा और गुड़ दिया है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। अभी जो उसकी माँ थी वो घर के अंदर रसोई घर यानी किचन में वो खाना बनाने में बिजी थी, व्यस्त थी यानी बिजी थी। तो वो अंदर से बोली, अरे मजली, श्रीचरण को बुनिया क्यों नहीं देती? अभी वो अपनी बहू से बोल रही है कि उसको मतलब बुनिया दे दो, बुनिया खाएगा। तो श्रीचरण क्या बोलता है? बुनिया मैं नहीं खाता काकी। श्रीचरण ने मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। अभी उसने मुंह में चिवड़ा भरा था और उसने ऐसा बोला होगा कि मैं बुनिया नहीं खाता। गुड़ का ठेला सूप के एक किनारे पड़ा रहा अछूता, यानी वो जो गुड़ का जो टुकड़ा था, ढेला यानी टुकड़ा जो था, उसने हाथ भी नहीं लगाया था। अछूता यानी उसको हाथ भी नहीं लगाया था उसने। अभी माँ की बोली सुनकर देखो मजली भाभी की बोहें तन गई है। तो देखो क्या लिखा, माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की बोहें तन गई। बोहें तन गई यानी उसको गुस्सा आ गया। बोहे का मतलब होता है आईब्रोस ऊपर हो जाती है ना गुस्से में, वैसे। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आई। अभी वो जो चिवड़ा और गुड़ रखा था उसी में उसने गुस्से में क्या किया? बुनिया भी फेंक दिया। अभी बुनिया फेंक दिया तो अब श्रीचरण देख रहा है ये सब। श्रीचरण ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? अभी ये श्रीचरण ने ताने मारे। जब उसने सूप के अंदर बुनिया फेंका तो वो बोल रहा है कि
अपने मायके में यानी मछली भागी अपने मायके में भी ऐसे जो मिठाई है वो ऐसे फेंकती है क्या, मतलब देती है क्या। बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अभी सीचन की बात सुन के वो रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, अभी वो जो चाची है लेखक की, उसने लेखक की माँ से कर क्या कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो। अभी जो चाची है वो लेखक की माँ को कहती है कि उसे मुंह पर मत लगाओ, मुंह पर चढ़ाया है इसलिए वो किसी के नैहर यानी मायके और ससुराल की बात करता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो बोला मुंह पे लगाया है इसलिए वो करता है। अभी मछली भाभी माँ की दुलारी बहू थी। अभी वो जो मछली भाभी थी वो माँ को बहुत प्यारी थी, इसलिए माँ ने तमक कर बाहर आई। तमक कर यानी फटाक से, यानी गुस्से से समझो, गुस्से से बाहर आई और सिरचन से कहने लगी, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। तो बोल रहा है बहुओं से यानी मछली भाभी से वो क्या कर रहा था, बदकुट्टी यानी बहस कर रहा था, यानी उसकी बात काट रहा था। व्यर्थ की बातें बोलते ना, फालतू बात करने की क्या ज़रूरत है, तुमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मुझसे मांगो ना, मेरी बहू लोग से मत मांगो, मुझसे कहो। अभी ये सुनकर सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। अभी ये सुनता है लेकिन मुंह लाल हो गया, यानी उसको भी गुस्सा आया ये सुनकर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो लेखक की माँ का बहुत आदर भी करता है ना। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा, और वो जो चिक बना रहा था, जो बांस की तीलियों की चिक थी, उसके अंदर वो फंदे डाल रहा था, यानी उसको गुथ रहा था। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। अभी जो लेखक की बहन थी मानू, वो पान प्लेट में से सजाकर जो बैठक खाना है, जो हॉल है, उसमें वो भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली। अभी जो सिरचन था उसको पान का बीड़ा, पान को जो रैप्ट करते हैं उसको बीड़ा बोलते हैं, तो वो पान उसको देती है और बोलती है, सिरचन दादा, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की कान पर ध्यान मतलब कान मत दो। ये कहने का मतलब एक मुहावरा है कि यहाँ पे सब अलग अलग किस्म की बात करेंगे तो इसमें झगड़ा भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 5 तरह के लोग हैं, 5 किस्म की बातें करेंगे, इसलिए किसी की बात पर ध्यान मत दो। अभी आगे सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। तो अभी मानू दीदी है तो उसके हाथ में जो पान का बीड़ा था उसको लिया और वो खाने लगा। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, इतने में उसकी चाची आ रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक रह गई। अभी सिरचन को पान खाते हुए देखती है तो दंग हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा। अभी जो सिरचन था उसकी तरफ जो चाची थी वो अचरज से यानी अजीब एकदम आश्चर्य से जो देख रही थी घूर के, तो उसने बोला, सिरचन बोला, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम खवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। अभी उसने चाची से मांगा, क्या अपनी डिबिया यानी एक डब्बा होता है छोटा सा जिसमें गम खवा यानी सुगंधित, गम खवा का अर्थ होता है सुगंधित और जर्दा का मतलब होता है तंबाकू। तो सुगंधित तंबाकू जो उसकी डिबिया में था वो मांग रहा था खाने के लिए। वो बोल रहा है बहुत दिन हो गया मैंने खाया नहीं है, तो दे दो। तो चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, और ये चाची थी पहले से ही सिरचन से बहुत जली भुनी रहती थी। उसको सिरचन में बहुत गुस्सा आता था।
तो गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। अभी जब उसने देखा कि वो उसे गमखवा जर्दा मांग रहा है तो उसने सोचा कि अभी मैं इसको सुनाती हूँ। झनकती हुई बोली, झनकती हुई यानी गुस्से में हन बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, यानी जो तुम्हारी जीभ है उसमें आग लग जाए। घर में भी पान और गमखवा जर्दा खाते हो, यानी घर के अंदर भी पान और जो सुगंधित तंबाकू खाते रहते हो, चटोर कहीं के, यानी चटपटा। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अभी जब लेखक ये सुनते हैं, जब चाची उसको बोलती है कि तुम्हारी जीभ में आग लगे, पान और गमखवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के, तो सब सुना रही है। तो जो मेरा कलेजा यानी जो लेखक है ना, उसका कलेजा धड़क उठा और वो उसने मन में कहा हो गया सत्यानाश। इसका मतलब ये है कि अभी वो जो सिरचरण है वो काम छोड़कर जाने वाला है। बस सिरचरण की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। अभी उसकी उंगलियों में वो जो रस्सी थी, सुतली, वो पड़ गए। मानो कुछ देर तक चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थुकाया। अभी वो जो उसने पान मुंह में डाला था ना, उसको चुपचाप वो खा रहा है, मुंह में घुला रहा है, यानी घुलाता रहा, यानी वो घुमा रहा था मुंह के अंदर। फिर जब वो, आपने देखा होगा ना पान खाने के बाद थूकते हैं, तो वो पिछवाड़े यानी पीछे की जगह पर कहीं पे वो थूक के आ गया। फिर उसने अपना छुरी यानी चाकू, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में डाले, और जिसका हथियार था जिससे वो चीक शीतल पाटी वगैरह बनाता था, वो सारी चीज़ें समेट कर, यानी समेटना यानी इकट्ठा करके संभाल कर अपने झोले में यानी अपने बैग में डालने लगा। टंगी हुई अधूरी चीक पर एक निगाह डाली, और वो जो चीक बना रहा था ना, जिसकी एक ही पंक्ति तैयार हुई थी, तो उस पर एक निगाह यानी नज़र डाली, और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। और फटाक से मतलब गुस्से से वो वहाँ से निकल गया, आंगन से बाहर निकल गया। अभी ये जो सब कुछ कौन देख रहा है? मानू। मानू कुछ नहीं बोली। अभी ये सारी चीज़ें किसके लिए बन रही थी? ताकि मानू अपने ससुराल ले जा सके। तो बेचारी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीक को देखती रही। तो वो उसका जो अधूरा चीक यानी कि चटाई था, उसको देखी और सातों तारे मन पड़ गए। अभी स्टार्टिंग में लिखा है कि सातों तारे जगमगा उठे। तो अभी जब उसने आधा छोड़कर चला गया तो मानो सातों तारे उसके मंद हो गए, यानी जगमगाने के बदले वो बुझ गए यानी मंद हो गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अभी अपनी बेटी का मुंह उतरा देखकर उसकी माँ बोलती है, जाने दे, मैं तुझे क्या मेले से खरीद कर दे दूंगी, लेकिन मेले से जो खरीद कर लाए हुए होंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे जितना वो सिरचन बना कर देता। तो अभी ये जो लेखक है अभी उसे मनाने जाएगा। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा था। अभी वो जब सिरचन को मनाने के लिए सिरचन के घर गए लेखक, तो देखा कि एक फटी हुई शीतल पाटी, एक फटी हुई चटाई थी, उसके ऊपर वो लेटकर कुछ सोच रहा था। देखते ही बोला, अभी लेखक आए हैं तो देखते ही उसने लेखक को बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। अभी जैसे ही लेखक आते हैं तो लेखक को ये बोलते हैं, बबुआ जी, बोलते हैं मैं कान पकड़ रहा हूँ, कान पकड़ते हैं, और वो बोलता है कि मोहर छाप वाली धोती मैं क्या करूँगा, मतलब उसको उस काम के बदले मोहर छाप वाली धोती मिलने वाली थी। ससुरी खुद मरी, ससुरी खुद मरी यानी ये सिरचरण की वाइफ की बात कर रहा है, यानी सिरचरण बोल रही है कि ससुरी यानी मेरी वाइफ खुद तो मरी, बेटे बेटियों को भी अपने साथ ले गई, मतलब यानी उसके बच्चे भी नहीं हैं, उसकी वाइफ और उसके बच्चों की मौत हो गई है। बबुआ जी
मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। अभी वो बोल रहा है कि अगर मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा यानी ऐसी मुझे तकलीफ़, ऐसी मेरी हालत नहीं होती। यानी वो क्या, सबके घर में, उसके घर में खाने बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो दूसरों के घर में खाने के लिए जाते रहता है। उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ है। अगर उसकी वाइफ होती तो उसको वो सब चीज़ मिल जाती। अब बोल रहा है, देखो ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। अभी वो जिस शीतल पाटी यानी जिस चटाई पे वो सोया हुआ था, कह रहा है कि ये उसकी वाइफ ने ही बनाई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ। वो बोल रहा है कि अभी इसकी कसम खा रहा है कि इस चटाई को मैं छू कर कहता हूँ, अब ये काम नहीं करूँगा। यानी अब वो काम, वो लेखक के घर में शीतल पाटी बनाने का काम वो नहीं करेगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। अब बोल रहे हैं कि गांव भर में जो श्रीचंद था उसकी हवेली यानी उसका जो घर था, उसका मकान था, उसमें उसकी बहुत ही इज्जत होती थी। लेकिन अभी तो उसकी इज्जत वहाँ पे उसकी चाची ने बेइज्जती कर दी। मैं चुपचाप वहाँ से लौट आया। अभी ये श्रीचंद वहाँ से वो लौट आया है। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो नहीं आ सकता। अभी ये लेखक बोल रहे हैं कि जब उसकी बात सुनी तो वो समझ गए कि इसके दिल में ठेस लग गई है, अब वो नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानूं? अभी जो बड़ी वाली भाभी है, वो जो अधूरी चीख वो छोड़ के गया है, उसके अंदर कुछ एडिंग करने की कोशिश कर रही है। उसके अंदर झालर लगा रही है ताकि वो तैयार हो जाए, मतलब वो जो आधा छोड़ के गया है वो पूरा कर सके। लेकिन वो कुछ भी लगा रही है, लेकिन वो बेजा यानी अच्छा नहीं लग रहा है। यानी वो अधूरी चीख के ऊपर वो अच्छा ही नहीं लग रहा है। मानू कुछ नहीं बोली, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही है मानू बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। तो अभी जो मानू थी वो बहुत गुमसुम हो गई थी। तो वो जो लेखक थे उसकी हालत देखकर चुप नहीं रह सके। तो वो सोच रहे हैं कि चाची और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। अभी लेखक बोल रहे हैं कि ये जो अधूरी चीख है उसमें भी इनकी नज़र न लग जाए। और अभी जो मानू है उसके ससुराल जाने का दिन आ गया है। तो ससुराल में कौन लेके जा रहा है? लेखक ही लेकर जा रहे हैं। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। अभी लेखक क्या देखते हैं कि जो मानू थी, जो अधूरी चीख थी, उसको वो मोड़कर अपने साथ लेकर जा रही थी। तो कितने मन से उसको उम्मीद थी कि मेरे को मिलेगा, लेकिन उसका दिल टूट गया। मन ही मन श्रीचंद पर गुस्सा हो गया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को तो जी हुआ कामचोर चटोर। अभी जब अपनी बहन का जब उसने अपनी बहन का मुंह देखा कि बेचारी किस तरह से वो अधूरी चीट को एकदम मोड़ कर लेकर जा रही है, उसका मन एकदम उदास है। तो जो श्रीचंद था ना, उस पर लेखक को बहुत गुस्सा आया। उसका मन भी कर रहा था कि जिस तरह चाची ने श्रीचंद को सुनाया, उसको कामचोर चटोर कहती है, तो लेखक भी उसको ऐसा कहे। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए श्रीचंद पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। अभी गाड़ी आ गई है प्लेटफॉर्म पर और ये जो लेखक है मानू दीदी का सामान चढ़ा रहे हैं। और जैसे ही वो ट्रेन का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर रहे थे कि उनकी नज़र कहाँ पड़ी? श्रीचंद पे पड़ी, जो प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ आ रहा है। और आते ही श्रीचंद ने क्या कहा? बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर ऐसा कहा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा।
अभी लेखक थोड़ा गुस्सा थे सिरचंद से, इसलिए झिड़की बोलते ना, क्या है ऐसे बोलते ना, वैसे उसने लेखक ने कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ। अभी सिरचंद अपने पीठ के ऊपर एक बोझा रखा था उसने, तो उसको उतारा, यानी गठरी उसने रखा था, और लेखक की ओर देखा और कहने लगा, मैं दौड़ता हुआ आया हूँ, मतलब भागते हुए आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अभी मानू दीदी बोलती है, सिरचंद दादा। मानू इतना ही बोल सकी। अभी मानू दीदी क्या बोले, इसलिए उसने सिर्फ इतना ही कहा कि सिरचंद दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा। हकलाते हुए यानी वो भाग भाग के आया है ना, तो वो हाफ रहा है, इसलिए हकलाते हुए यहाँ लिखा हुआ है। ये मेरी ओर से सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक, एक जोड़ी आसनी कूश की, और गाड़ी चल पड़ी। और क्या हुआ, आते ही उसने वो जो उसने गठरी लाई थी, जो बोझा था ना, उसमें से क्या दिया कि ये सब चीज़, शीतल पाटी, चिक, एक जोड़ी आसनी कूस की, यानी जो उसके ससुराल वाले ने मंगाया था वो सारी चीज़ें वो लेकर आया था। तो शीतल पाटी यानी चटाई, चिक यानी पर्दा, एक छोटी आसनी कूश की, ये कूश एक ग्रास है, उसकी आसनी जिसपे बैठकर पूजा करते हैं ना, वो बना के वो लेकर आया था। तब गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। अभी उसकी माँ ने वादा किया था ना कि ये चीज़ बनाएंगे तो उसको मोहर छाप वाली धोती देंगे, लेकिन वो काम वहाँ पे छोड़ दिया था। अब वो ये चीज़ बनाकर लेकर आया था, तो मानू ने सोचा कि धोती नहीं है तो उसके बदले उसके दाम यानी उसको मैं पैसा दे देती हूँ। सिरचंद ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए, यानी उसने बोला नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। दोनों हाथ वो जोड़कर बोलने लगा, और जीभ को काटते बोलते ना, नहीं हमको नहीं चाहिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। अभी जो मानू थी वो बहुत रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। अभी जो लेखक है वो जो उसने बंडल लाया था उसको वो खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। अभी जो सामान वो बना कर लाया था, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी की, वो इतना अच्छा बनाया था और एकदम बारीकी से बनाया था, और अलग अलग सुतलियों के फंदे में डालकर ऐसा उसने काम किया था कि लेखक ऐसी चीज़ पहली बार देख रहे थे। अभी ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर लिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण